बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कैसर शाह साफी और आप मुझे देख रहे हैं कौमी वतन पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से लाइव। आज जो शख्सियत हमारी मेहमान है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। 20 अगस्त 1944 को वो चिराट नौशहरा में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने लॉरेंस कॉलेज गोड़ा गली से हासिल की। उसके बाद उन्होंने पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। 1965 और 1971 की जंगें उन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़ी। अपने भाई की शहादत के बाद 1975 में उन्होंने पाक फौज से रिटायरमेंट लेकर उस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो के कहने पे उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने अपना पहला इलेक्शन NA3 पेशावर से 1977 में लड़ा और जीता। उसके बाद वो नाकाबिले शिकस्त रहे। वो 2 दफा खैबर पुख्तनख्वा के वजीर आला रह चुके हैं। उसके अलावा वो वफाकी वजीर बराए पानी बिजली और दाखिला उमूर की भी वफाकी वजीर रह चुके हैं। उन्होंने हमेशा पुख्तून कास्ट को सपोर्ट किया है। जब भी पुख्तूनों पे कोई आफत आई है या जब भी उनकी हुकूक की बात आई है, उन्होंने हमेशा पुख्तूनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ख्वाह वो NFC अवार्ड की बात हो या 18वीं तरमीम की बात हो या 2018 में मरदमशुमारी में पुख्तूनों की तनासुब के हवाले से कुछ बातें हों, उन्होंने हमेशा पुख्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ का हमेशा ख्याल रखा। फाटा इंजमाम के हवाले से उन्होंने रिकॉर्ड पे ये बात है कि फाटा के MNA से ज्यादा उन्होंने असेंबली में मर्जर के हवाले से तकरीरी की और इसमें कलीदी किरदार अदा किया। बिल्कुल आप सही पहचान चुके हैं। हमारे आज के मेहमान कौमी वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इंटरव्यू शुरू करते हैं खान। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, जैसे कि आपको पता है कि इस साल मानसून की बारिशें बहुत ज्यादा हुई है और इसने खैबर पुख्तनख्वा में तकरीबन 100 अफराद इसमें जाम बहक भी हुए हैं, लेकिन कराची में हुकूमत सैलाब को कंट्रोल नहीं कर सकी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या वफाक सैलाब पे सियासत कर रही है या उन्होंने अच्छे इक़दाम किए हैं? बहुत शुक्रिया कैसर शाह साहब। सबसे पहले तो मैं सबको सलाम पेश करता हूं और ये प्रोग्राम हमने अपने सामीन के लिए ये शुरू की है। इससे पहले सिकंदर आयात खान शेरपाव ने भी इसी तरीके से सवाल और जवाब किए और आज मेरा नंबर है। इसके बाद बाकी हमारे जितने भी कौमी वतन पार्टी के लीडरान साहबान हैं वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे और कौमी अमूर पे अपना तबादला ख्याल करेंगे। जो सवाल आपने किया कि सैलाब इस साल जो बारिशें हुई, मानसून की बारिशें, उसकी वजह से मुल्क में बहुत ज़्यादा बहुत से इलाकों में बहुत तबाही मचाई उन्होंने। खुसूसन हमारे मलकन डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न जो कि पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बारिशें हुई और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे आपने कहा कि बहुत से जानें ज़ाया हुई। हमारी उनके साथ हमदर्दियाँ हैं और ख़ानदान के साथ और उनके लिए दुआ गो हैं। इसी तरीके से पंजाब में भी कुछ इलाकों में सैलाब आया, बलूचिस्तान में भी फ्लैश फ्लड्स आए, सिंध के अंदरूनी हिस्सों में भी सैलाब आया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ वो कराची उस लिहाज से। और कराची में अब तक पानी वहाँ पर मौजूद है, तो लिहाजा ये बात सामने आती है कि क्या हमने वाकई इसके लिए कोई ऐसे पेशबंदी की थी, जो कि नज़र आता है कि उस लिहाज से वो पेशबंदी नहीं हुई। अभी जो आपने कहा कि इस पे सियासत हो रही है, तो कुछ आप देखें तो कराची में जब सख्त दिन थे और सारे सड़कें पानी से भरी हुई थी और
पानी घरों में चला गया था, तो उस वक्त वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ मदद की पेशकश नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद, अभी परसों इमरान खान वहां पर गए हैं, और बल्कि कल गए थे, तो उन्होंने अभी एक ऐलान किया है 1100 अरब रुपए का। हमें खुशी है कि वहां पर जो मसाइल हैं उसमें ड्रेनेज का है, नालों का है, पीने का पानी है, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट है, सब चीजें उसमें शामिल है। तो अच्छी बात है कि उन्होंने ऐलान किया, और हम उसको एक अहसन कदम समझते हैं। लेकिन इस पे अब भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत सियासत हो रही है। और आया ये 1100 सब मरकज की तरफ से है, क्या इसमें सूबाई का हिस्सा, सूबे का भी हिस्सा है? और गालिबन है, जो कि उस लिहाज से उस पे अभी दोनों सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत आपस में उस पे थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं कि हमारा इतना हिस्सा है, और सूबाई हुकूमत कहती है कि हमारा इतना हिस्सा है। बहरहाल जो भी है, हम ये समझते हैं क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो नुकसानात हुए, वो पहाड़ी इलाकों में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, घर जो है लोगों के गिर गए। अब तक कल भी 2-4 जगहों में क्योंकि बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से जो मिट्टी के घर हैं, कच्चे घर हैं, वो गिर गए, और उसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ, और बहुत से लोग उसके नीचे आ गए, और उनको वो इस दुनिया में अभी नहीं रहे। तो लिहाजा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान ने वहां पर ऐलान किया तो हमें उस पर खुशी है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर उनकी 5 साल पहले और 2 साल, अब 7 साल से हुकूमत है, तो यहाँ के लोगों का भी ख्याल रखने की जरूरत है, और यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ वसाइल देने की जरूरत है। अब तक वो आए भी नहीं खैबर पख्तूनख्वा में कि इन लोगों के साथ यकजहती का मुजाहरा करें, बल्कि चीफ मिनिस्टर भी बहुत से दिनों, जब हम सब ने आवाज उठाई तो उसके बाद वो गए हैं, और उन्होंने वहां पर जलसे भी किए और ऐलानात भी किए, लेकिन ये काफी नहीं है। हम समझते हैं कि इस पे तवज्जो देने की जरूरत है, और मुस्तकिल तौर पर कोई ऐसे इकदामात लेने की जरूरत है जिससे हम समझते हैं कि वहाँ के लोग महफूज रहें और नुकसानात ना हो। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। ये पानी जो है, ये वहाँ से पहाड़ी इलाकों से होता हुआ ये आ जाता है पेशावर के वैली में, प्लेन में आ जाता है, और वहां पर ये काफी नुकसानात करता है। जो पिछला जो सैलाब आया था उसमें बहुत से नुकसानात हुए, और पुलें भी गई, लोगों के घर भी गए, बहुत नुकसानात हुआ। उसके बाद इत्तेफाक से सिकंदर हयात खान शेरपाव इरिगेशन मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक मनसूबाबंदी की और वहां पर पुश्तें बनाई। तो इस दफा ये हुआ कि जब ये सैलाब आया, वही उसी शिद्दत का सैलाब था, वो इन पुश्तों की वजह से उस इलाके में नुकसान नहीं हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि होना चाहिए कि इसके लिए पेशबंदी की जरूरत है, और आइंदा के लिए ऐसे नुकसानात ना हो, इस पे कड़ी नजर रखने की जरूरत है। ठीक है जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। 2010 के सैलाब में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी ख्याली के मकाम पे, और फिर आपकी हिदायत पे सूबाई चेयरमैन सिकंदर हयात खान शेरपाव साहब ने बहुत सी पुश्ते लगा के इस दफा 90,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह चासदा में कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। खान, दूसरा सवाल मेरा ये है, आप हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को किस नजर से देखते हैं? जब से इमरान खान साहब आए हुए हैं, वो एहतिसाब का नारा लगा रहे हैं और अपोजिशन को हेलो बहानों से तंग कर रही है, लेकिन आपकी 2 साल कारकर्दगी को किस नजर से देखते हैं? देखिए जी, 2 साल की जो इनके कारकर्दगी है, इसका पैमाना ये है कि आप आवाम से पूछें कि वो खुश हैं या खुश नहीं।
इन 2 सालों में जब ये 2 साल पूरे हुए तो इमरान खान के जितने भी वज़ारात थे उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और ये कहा कि जी हमने ये किया, बहुत से उन्होंने बातें की, लेकिन किसी ने अवाम से नहीं पूछा। मैं समझता हूँ कि अवाम से अगर पूछें तो वहाँ वो आपको बताएंगे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, उनके उनके जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। मुल्क की मईशत जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है और हमारे बाकी जो फॉरेन अफेयर्स का मसला है और दूसरी चीजें हैं, किसी में भी जो इसने वादे किए थे वो वादा एक भी पूरा नहीं हुआ। ये तो बड़े दावे के साथ आए थे कि जी हमने आके ये काम करने, मसलन इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब ये सूरत हाल है कि वो निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ ने कहा कि 50 लाख घर हम बनाएंगे, एक घर भी अब तक नहीं बना। इन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ी अच्छी टीम है, इक्तिसादी अमूर को वो देखेंगे और आते साथ ही हम मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे, लेकिन वो टीम भी फेल हो गई। फिर बाहर से लोगों को मंगवाना पड़ा और उनको उनके हवाले करना पड़ा। तो ये सब चीजें जो हैं इसको आप देखें तो सूरत हाल दिन ब दिन अबतर हो रही है। इस हुकूमत का जहाँ एक तरफ ये दावा नारा लगाते हैं कि हमने एहतसाब करना है और जो पैसा लूटा हुआ पैसा है वो वापस करना है, बल्कि एक इनके बड़े सीनियर जो मेंबर हैं उन्होंने कहा कि जब हम हुकूमत में आएंगे मरकज में तो 200 बिलियन डॉलर बाहर पड़े वो एक दिन में आ जाएंगे वापस, और वो 100 बिलियन डॉलर हम वर्ल्ड बैंक और उसके मुंह पे मारेंगे, IMF के और बाकी से लोगों को, लोग मुस्तफीद होंगे। अब तक एक पैसा भी उन्होंने वो नहीं किया। इनका वतीरा ये है कि जो भी बात करते हैं तो कहते हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से ये सारे नुकसानात हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पिछली हुकूमत ने इक़्तिदार छोड़ी तो उस वक़्त जो है सूरत हाल मईशत की बहुत बेहतर थी। 5.5% ग्रोथ थी और वो ऐसे हालात में छोड़ गए हैं। अब इनके पहले साल अभी कोरोना नहीं था तो 1.9% पे वो लेके आए और अब माइनस में चला गया। पहली बार है कि 1956 के बाद पहली बार है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो माइनस में है। तो ये चीजें सब अगर आप देखें तो मुझे तो नहीं नजर आता कि इन्होंने इन 2 सालों में कुछ नुमाया कारकर्दगी दिखाई हो। अदाद शुमार अगर ये देते हैं तो उसमें कोई हमें वो नजर नहीं आती हैं। असल जैसे मैंने शुरू में कहा, असल वो ये है कि आप अवाम से पूछें और अवाम बिल्कुल मुतमईन नहीं। हमारा तो ये पल्स हम करते हैं, लोगों के नफ्स पे हाथ रखते हैं, कोई भी खुश नहीं है जो सूरत हाल आज है। चाहे वो देखें चीनी 105 से 110 रुपए फी किलो चला गया, आटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, लोड शेडिंग है। ये सब चीजें आप देखें तो मजमूई तौर पर हमें कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि आइंदा भी ये कुछ कारकर्दगी दिखा सकेंगे। जी शुक्रिया। बेरा जी, तीसरा सवाल ये है कि आपने 18वीं तरमीम पास करने में एक कलीदी किरदार अदा किया और सिकंदर हयात खान शिरपाव साहब भी सूबाई खुद मुख्तारी की दाई हैं। जब से ये हुकूमत आई है हम ये देख रहे हैं कि ये 18वीं तरमीम के पीछे लगे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या अवामिल कारफरमा हैं? देखिए 18वीं तरमीम जो है, मैं नहीं सिर्फ सब पॉलिटिकल पार्टीज उसमें मौजूद थी और सब ने अच्छा किरदार अदा किया और ये एक तारीखी
امینڈمنٹ تھی, 18ویں ترمیم جو ہے تاریخی امینڈمنٹ تھی, اور اس میں یہ اب کہتے ہیں کہ یہ اتنے جلدی اس کو پاس کیا گیا. اس میں تقریباً 8 مہینے لگے اور اس میں تقریباً 100 کے قریب نشستیں ہم نے کیے. جو کمیٹی بنی ہوئی تھی اس میں 100 کے قریب نشستیں کی, اور پھر متفقہ طور پر یہ آئینی ترمیم اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اس کو پاس کیا گیا. تو یہ بڑی بات ہے, یہ پہلی دفعہ ہے کہ متفقہ طور پر ایک آئینی ترمیم پاس ہوا ہو. تو اس لحاظ سے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ صوبوں کو اختیارات دینا, صوبوں کو اختیار دے کے ان کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہوگی اور اس سے لوگ مطمئن ہوں گے. کیونکہ ہم ایک فیڈریشن میں رہتے ہیں, وفاق ہے, اور وفاق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفاق اگر فیڈریشن مضبوط ہوگا, سینٹر مضبوط ہوگی, پاکستان مضبوط ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اکائیاں وائبل ہوں گی, مضبوط ہوں گے, وہ لوگوں کے جو ہے مسئلے ہیں وہ حل کر سکیں گے, تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو یہ بیسیکلی ان کو اختیارات کی منتقلی تھی صوبوں کو, جو کہ ہمارا آئین یہ کہتا تھا 73 کا آئین کے جی صوبائی خود مختاری صوبوں کو دینے کی ضرورت ہے. اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب 10 سال ہو گئے صوبے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. جو بنیادی ان کا جو وہ ہے نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے, وہ یہ ہے کہ اس 18ویں ترمیم میں یہ کہا گیا کہ جو NFC کا جو وہ ایوارڈ جو کہ 18ویں ترمیم سے پہلے دیا گیا تھا, اس میں جو صوبوں کا حصہ ہے وہ جو حصہ ہے وہ وہی رہے گا, اس سے زیادہ ہو سکتا ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم ہو جائے اور مرکز کا حصہ بڑھ جائے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, پیسے نہیں ہے. تو پیسے اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس سال انہوں نے جو سال گزر گیا ہے, انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم 4000 بلین وہ آمدن ہماری وہ ہم کلیکٹ کریں گے, وہ نہیں کر سکے. تو اس وجہ سے اب ان کے پاس وسائل نہیں ہے, اور یہ اب یہ 18ویں ترمیم پہ جا رہے ہیں. جو بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے یہ نقصان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وفاق کو چلانا ہے تو اس میں صوبائی جو اکائیاں ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے اور ان کو ساتھ لے کے جانا ہے. یہ بنیادی اصول ہے فیڈریشن کا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس اصول کو جو ہے اپنانا چاہیے. اور 18ویں ترمیم میں اگر ترمیم کی جائے یا یہ ان کے ارادے ہوں, اور وہ کر تو نہیں سکتے ہیں کیونکہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے نہیں, لیکن یہ طریقہ اگر ہے کہ یہ زور سے جبر سے یہ کچھ کوشش کرے تو اس کی مزاحمت کی جائے گی. میرا خیال ہے چاروں صوبے جو ہیں وہ اس کی مزاحمت کریں گے. ٹھیک ہے جی. عوام کے مسائل ہے کہ دن بدن بڑھ رہی ہیں اور قوم اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے. جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ابھی تک بہت زیادہ APCs اپوزیشن کی ہو چکی ہے. چھوٹی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں جو صوبائی لیول کی جماعتیں ہیں, لیکن بڑی جماعتیں اس میں چھوٹی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیتی جب بھی حکومت کوئی بل اسمبلی میں ٹیبل کرتی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 20 ستمبر کو پھر APC بلائی گئی ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اپوزیشن عوام کی توقعات پہ پورا اترے گی یا اس دفعہ پھر ان کی بیٹھک ان میں اتفاق رائے قائم نہیں ہوگا؟ یہ میں مانتا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتوں نے وہ کردار نہیں ادا کیا جو کہ کرنا چاہیے. اور اپوزیشن کا کام یہی ہے, وہ اپوزیشن حکومت گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اور لازمی بات ہے کہ اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ وہ حکومت کے جو
गलत पॉलिसी हो उसकी तनकीद करे, तामीरी तनकीद करे और उसके लिए कोशिश करे। इस दफा ये जो सूरत हाल बनी है इस इलेक्शन के बाद, तो इसमें 2018 के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आई, तो जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो उसके फौरन बाद सब जो ऑपोजिशन की पार्टियां थे वो इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो है ये रिग्ड है, इसमें धांधली हुई है, बदतरीन धांधली हुई है और इसलिए हम इसको तस्लीम नहीं करते और ये जो हुकूमत बनेगी तो ये सिलेक्टेड हुकूमत होगी। तो वो हमारा एक मौक़िफ़ था और हम ये समझते थे कि मुल्क में दोबारा जब तक इंतखाबात नहीं होंगे तो ये सिलेक्टेड हुकूमत मुल्क को की जो मुश्किलात हैं वो हल नहीं कर सकते। और आपने देख लिया इन 2 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। अब तक ये अपने कोताहियों की वजह से परेशान है। ऑपोजिशन को यकजा जब होंगे तो उसके बाद वो एक फाल किरदार अदा करेंगे, तो उम्मीद है कि ये सिलसिला अवाम की जो मुश्किलात हैं उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और उसके लिए तगोदो करेंगे। और इस दफ़ा हम समझते हैं अब सूरत हाल ये है कि ये तासुर भी कुछ हद तक गलत है कि छोटे जमातें और बड़ी जमातें आपस में हमारे इख्तिलाफात हैं, ऐसी कोई बात नहीं। शायद तरीक़ाकार पे थोड़े बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, लेकिन जो रहबर कमेटी की अभी मीटिंग हुई और उसके बाद 20 तारीख को होगी, तो उसमें जो अवाम के मसाइल हैं उसको सामने रखते हुए और मुल्क को जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसके लिए एक वाज़ेह लाएमल इख्तियार किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन अब देर आया दुरुस्त आया, 2 साल बाद भी अगर मुअस्सर किरदार अदा करे तो लोगों जो अवाम है वो ऑपोजिशन की तरफ देखेगी और इंशाअल्लाह ताला ऑपोजिशन इस मुल्क में एक ऐसे फिदा पैदा करेगी जिसकी जो प्रेशर क्रिएट होगा कि मुल्क में दोबारा इंतखाबात के लिए कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो ताकि लोग अपने सही नुमाइंदे चुन सके और वो जो भी हुकूमत होगी जिसके पास भी अक्सरियत होगी हम उसको तस्लीम करेंगे। ठीक है जी। जब भी अपोजिशन हुकूमत की कारकर्दगी पे सवालात उठाती है या उसके हुकूमत पे सवाल उठाती है या किसी कानून साजी में हुकूमत को अपोजिशन की जरूरत पड़ती है, तो इमरान खान साहब एक बात बार बार दोहराते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। क्या इमरान खान साहब के पास एनआरओ देने का इख्तियार है भी या नहीं, या वैसे ही ये इस चीज एनआरओ कह के अपोजिशन को प्रेशराइज करना चाहती है? मेरा ख्याल है कि अब तक अगर आप देखें तो किसको इमरान खान ने एनआरओ दिया और आया उसके पास ये इख्तियार है भी कि वो एनआरओ दे सकता है या नहीं। मैं समझता हूँ कि ये एक उनका एक सियासी नारा है, एक नैरेटिव है, एक बयानिया है जिसको वो बार बार दोहरा रहे हैं और लोगों को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं अवाम को कि ये ऑपोजिशन की पार्टियां जो है वो मुझसे एनआरओ मांग रही है। किसी पार्टी ने अब तक इनसे एनआरओ नहीं मांगी, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ऑपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं उनको इसका पुरजोर तरीके से वो आवाज उठानी चाहिए कि किसने आपसे आप शवाहिद दें कि कहाँ पर ऑपोजिशन ने इनसे एनआरओ मांगा है। तो लिहाजा ये इनका एक पॉलिटिकल स्टंट है और ये चलाते रहे इसी तरीके से। इनके वज़रा भी ये कहते रहे कि जी फलाना देखिए जी हमसे एनआरओ मांगा जा रहा है। एनआरओ किसी ने नहीं मांगा और ना इस हुकूमत से कोई एनआरओ मांगेगा क्योंकि इनके पास इख्तियार भी नहीं है। अगर इख्तियार भी होता तो क्यों मांगे? हम तो सिर्फ एक पॉलिटिकल वो चाहते हैं कि भाई मुल्क में सही मानों में जमहूरियत चले और पार्लियामेंट सही काम कर सके और लोगों के मसाइल जो है वो हल हो, इसके लिए हम कोशा हैं। और जो जहाँ तक नैब का ताल्लुक है तो नैब अगर सही मानों में वो करते हैं तो हम समझते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।
اگر اپوزیشن کے کوئی ممبران کے خلاف کچھ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، چلائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو حکومت کے نمائندوں کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو بھی چلائے. ان کو تو سرد خانے میں رکھ دیا گیا اور صرف اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ عمران خان بھی کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑنا ہے ان کو اور یہ ان سب کو میں جیلوں میں ڈالوں گا. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نیب اگر انڈیپینڈنٹ ارادہ ہے تو ان کو اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیں. ابھی آپ حالیہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نیب کے بارے میں جو اور سپریم کورٹ کے بینچ نے جو وہ دیے ان کے خلاف جو وہ دیے، تو اس سے تو ایک نو کانفیڈنس کے وہ ہے نیب کے خلاف. لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت مداخلت نہیں کرنی چاہیے نیب میں، اور نیب کو ایز اے ڈیپینڈنٹ باڈی اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا اور 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، اور اقتدار میں آ کے پاکستان میں خوشحالی ہوگی، قیمتیں کم ہوں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا. لیکن اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 6 مہینوں میں 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. قیمتیں دالوں کی تقریباً 300% بڑھ چکی ہے. چینی کی قیمت 50 روپے سے 110 روپے پہ پہنچ چکی ہے. آٹا ناپید ہو چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان 6 مہینوں میں جو حکومت کی کارکردگی روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے، کیا آپ اس کارکردگی کو کرونا سے لنک کرتے ہیں یا عمران خان صاحب اور اس کی حکومت کی نااہلی کو یہ ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیں، کورونا تو پوری دنیا میں یہ وبا پھیل چکا ہے اور ہر ایک ملک کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ متاثر ہوا ہے. لیکن یہاں پر تو اسٹرکچرل جو ہے بنیادی اس میں ہمارے اس میں نقائص ہیں. اور یہ جو باتیں کی ہیں تو بالکل آپ نے صحیح باتیں کی ہیں. دیکھیں جی، چینی کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے کہا کہ یہ ایک مافیا ہے اور وہ مافیا کو ہم ختم کریں گے. انہوں نے انکوائری کو بٹھائی، پھر کمیشن بنایا، ان نے اپنی رپورٹ دی. اب تک اس انکوائری سے کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ وہ کمیشن کی اس سے رپورٹ سے انہوں نے اب تک کچھ نہیں کیا. بلکہ کمیشن کی رپورٹ کے بعد چینی کی قیمتیں اور اس میں مزید اضافہ ہوا. تو یہ تو ایڈمنسٹریٹو طور پر انہوں نے ان کی نااہلی ہے، چاہے چینی ہے چاہے آٹا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پیٹرول کی جب قیمتیں انہوں نے کم کی تھیں تو اس وقت پیٹرول بالکل پورے ملک میں نہیں مل رہا تھا، بالکل غائب ہو گیا تھا. اور جب قیمتیں بڑھائیں تو پیٹرول سامنے آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیٹرول مافیا ہے. اس کے خلاف بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. آٹے کے انہوں نے کہا کہ آٹا مافیا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں کیا. تو بہرحال ان کا یہ عقیدہ ایسی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ایک یہ ڈے ٹو ڈے جس کو کہتے ہیں ڈے ٹو ڈے اس پہ کام کرتے ہیں، کوئی لائے عمل ان پاس نہیں ہے. تو یہ ان 6 مہینوں کی کارکردگی، میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں شروع میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ آئندہ بھی یہ کچھ پرفارمنس دے سکیں گے. اور اس لیے اگر یہ صورتحال رہی تو ملک کے جو عوام ہیں، غریب عوام ہیں، ان پہ اور مزید اضافہ ہوگا، دباؤ پڑے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ تاکہ صحیح نمائندے آئے. یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، ان کا عوام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. تو اس لیے جب الیکشن ہوں گے تو صحیح نمائندے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی واپس اکانومی بھی بہتر ہوگی اور عوام کے جو توقعات ہیں اس پہ پورے وہ اتریں گے. افغانستان کے حالات پہ آپ کی بہت گہری نظر ہے. اشرف غنی کے حلف برداری تقریب میں بھی آپ موجود تھے اور آپ وہاں گئے ہوئے تھے. انٹرا افغان جو مذاکرات ہو رہی ہے جس میں ابھی 400 طالبان کی رہائی ہو چکی ہے، آپ افغانستان کے حالات کو فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں امریکہ کے انخلا کے بعد، اور اس کے بعد طالبان کو کس پوزیشن میں آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کے اثرات پاکستان پہ مرتب ہوں گے یا نہیں؟
लेकिन जी बुनियादी बात तो ये है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो उसके असरात पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे, हमसाय ममालिक पे पड़ेंगे। ये चंद महीनों से जो सूरत हाल वहाँ पर है, तालिबान का शुरू से ये मुतालबा था कि हम अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, ये कठपुतली हुकूमत है, हम अमेरिका से बराह रास्त बात करना चाहते हैं। तो अमेरिका से जब अमेरिका ने भी ये महसूस किया, खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इनखला चाहते हैं अपने फौजों का, और उन्होंने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इसके लिए रखा खलीलजाद साहब को। उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तालिबान के साथ, और उसमें भी काफ़ी 18 महीने के करीब टाइम लगा और एक नतीजे पे पहुंचे हैं। उसके बाद कुछ रुकावटें आई हैं ज़रूर, जो कैदियों की रिहाई थी उसमें कुछ रुकावटें आई थी, वो भी अभी अबूर हो गई है। अभी आइंदा कल इंशाल्लाह ताला जल्द शुरू होगा, तो वो इंट्रा अफगान डायलॉग है, ये दोहा में होगा। तालिबान की टीम भी चली गई है और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है या अफगानिस्तान के जो सरकर्दा लोग हैं वो भी वहां पर चले गए हैं। तो उम्मीद की जाती है कि ये डायलॉग शुरू होगा। ये एक बड़ा अहम मरहला है, मुश्किल मरहला है, और इसमें दोनों फरीकैन बैठ के, ये पहली दफा है कि जो मुखालिफ थे, अफगानिस्तान की हुकूमत के मुखालिफ थे, वो अब दुश्मन और दोस्त दोनों, दुश्मन और अफगानिस्तान की हुकूमत दोनों मेज पे बैठ गए हैं। ये बड़ी बात है, और ये पहली बार तालिबान ने इतनी ये कदम लिया है, और वो अभी बैठ रहे हैं ताकि आपस में तय कर सके। तो ये मरहला जब हो जाएगा और इस पर इत्तेफाक हो जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान में अमन आएगा, और इसके साथ अमेरिका की फौजियों का भी इनखला शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसे मरहला है कि हम सब की नजरें हैं उसके ऊपर, और इसमें पाकिस्तान ने भी एक किरदार अदा किया है। अफगानिस्तान तालिबान के साथ बातचीत करके एक मुस्बत किरदार अदा किया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मरहला जब गुजर जाएगा और इसमें मुस्बत नतीजा इसका निकलेगा, तो अफगानिस्तान में अमन की तवक्को है, और ये हम चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों ने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, मुश्किलात में वक्त गुजारा है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाखों के तादाद में लोग जा महक हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने है, और क्योंकि हम अफगानिस्तान के हमसाया हैं, सबसे ज़्यादा बॉर्डर हमारे साथ है उनका, तो हम पे इसका असर पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान की कौम भी ये चाहती है कि अफगानिस्तान में दोनों फरीकैन के दरमियान अमन हो, की बातचीत कामयाब हो, ताकि वहाँ पर अमन हो और वो भी तरक्की की तरफ गामजन हो, और अपने हमसायों के साथ भी एक अच्छा ताल्लुक कायम करें, ताकि ये खिता जो है इसमें पूरे खिते में अमन कायम हो सके। शुक्रिया। जब हुकूमत आई है, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात एक जमूद का शिकार है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान और चीन खित्ते की मसाइल के हवाले से एक पेज पर हैं? देखें जी, चीन हमारा सबसे करीबी दोस्त है, हमसाया भी है। चीन ने हमारी हर मुश्किल घड़ी में हमारी हिमायत की है और हमारा साथ दिया है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में हो, चाहे इक्तिसादी तौर पर हो, चाहे अफगान इंडिया के साथ अगर हमारे कुछ मसाइल है उसमें हो, तो चीन ने हमारा हमेशा साथ दिया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। लिहाजा पिछली हुकूमत में जो सी पैक का मंसूबा शुरू हुआ, उसके ऊपर अब भी काम हो रहा है और हम समझते हैं कि इस मंसूबे के तहत यहाँ पर तरक्की खुशहाली आएगी और लोग इससे मुस्तफीद होंगे, हमारी तिजारत भी बढ़ेगी और
साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बहुत से इसके फवायद हैं। तो इसके लिए हम कोशिश है कि चीन के साथ हमारी ये कुर्बत इसी तरीके से रहे। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि ये सी पैक का मंसूबा कामयाब हो और हमारे और चीन के दोस्ती जो है ये इसी तरीके से ये कुर्बतें हमारी ऐसी रहें। वो समझते हैं कि इसमें कुछ ऐसे मुश्किलात पैदा करें ताकि चीन और हमारे जो है ताल्लुक वो खराब हो, और इंशाअल्लाह ताला होगा नहीं। लेकिन ये है कि एक पॉलिसी, अभी अगर आप बैनुल अक़वामी सतह पे देखें तो कुछ हालात इस तरीके से बदल रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया और सऊदी अरेबिया जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वो एक साइड पे है, दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ, रूस के साथ, ईरान जो हमारा हमसाया उसके साथ इस तरफ वो है। तो हमें ये चाहिए, चीन को थोड़ी बहुत शिकायतें थी सी पैक की वजह से। जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए जिसकी वजह से कुछ शिकायतें आई उनकी तरफ से। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे उनके साथ ताल्लुक जो है वो बेहतर हो। हम ये भी नहीं चाहते कि किसी ब्लॉक में हम अपने आप को एक ब्लॉक में या दूसरे ब्लॉक में हम अपने आप को डालें। हमारी ये होनी चाहिए कि हम इनफरादी तौर पर पाकिस्तान अपने मफादात को देखते हुए मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुक को मजीद बढ़ाए। लेकिन चीन चूंकि हमारे हर एक उसमें कुछ, चाहे डिफेंस में हो चाहे इक्तिसादी तौर पर हो, हमारी मदद कर रहा है, तो उनके साथ हमारा ताल्लुक हम समझते हैं कि मजीद बेहतर होने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमारी पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी उसको मजीद ऐसे उसको उसके नज़र से देखना चाहिए कि उसको स्ट्रीमलाइन करें ताकि हम अपने मफादात को बेहतर तरीके से उसके तहफ़्फ़ुज़ कर सके, और साथ ही साथ हम चीन के साथ हमारे ताल्लुक जो हैं वो मजीद मजबूत हो। सीपेक के हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि पूरे आबोताब से सीपेक अब उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह पिछली हुकूमतें में हो रहा था। अभी चीन ने ईरान के साथ अगले 10 सालों में वो 400 से लेकर 600 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी ईरान में करेंगे। चीन की हुकूमत वहां पे सरमायाकारी करेंगी। आप क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं, क्या सीपेक के मंसूबे तातुल का शिकार है? आपने बिल्कुल बजा फरमाया, जब से ये हुकूमत आई है उन्होंने शुरू में कह दिया था कि हम सीपेक के मुआहदों पे नजरसानी करेंगे। आप क्या देख रहे हैं कि क्या तातुल इनके दरमियान है या सीपेक उसी तरह जारी है जिस तरह पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी? नहीं, उस तरीके से तो जारी नहीं है मंसूबे। कुछ तातुल आया था, अभी थोड़ा सा उसमें रफ्तार में तेजी आई है, और हम समझते हैं कि ये चूंकि इसके उसको देखना, ये हुकूमत जब आई है तो इन्होंने इस नुक्ता नज़र से उसमें थोड़ी सी उसको स्लो डाउन किया या स्लो किया। वो इसलिए कि ये समझते थे कि पिछली हुकूमत को या PMLN को इसका क्रेडिट मिलेगा, तो इसलिए ये तातुल का शिकार थोड़ा बहुत हुआ है। लेकिन अब उन्होंने ये महसूस किया, और चीन ने भी इनके साथ जो बातचीत की उनको कहा कि भाई ये आपके मफाद में है, और हम समझते हैं कि इसको जितने भी जल्दी पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके तो बेहतर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। बल्कि हम तो समझते हैं कि इसमें अफगानिस्तान को भी किसी न किसी तरीके से शामिल करने की ज़रूरत है। तो हम सी पैक के हक में हैं, और हम समझते हैं कि इसको फुल थ्रॉटल बहुत तेजी के साथ इसको पाए तकमील तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को और इस खित्ते को इसके फवायद हासिल हो सके। ठीक है। फाटा के हवाले से मेरा सवाल ये है
کہ فاٹا کے حوالے انضمام پہ آپ نے کلیدی کردار ادا کیا. آپ کی پارٹی کے صوبائی چیئرمین سکندر حیات خان شیرپاؤ نے احتجاجی مظاہرے بھی کیے اس حوالے سے، انضمام کے حق میں ریلیاں بھی نکالی. آپ کی کوششوں سے اور باقی جماعتوں کی کوششوں سے انضمام ہوا. یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہر سال 100 ارب روپے فاٹا کو ملیں گے اور 10 سال تک یہ 1000 ارب روپے ملیں گے. پھر NFC ایوارڈ میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ 3% شیئر ملے گا فاٹا کو. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. پچھلے مالی سال میں 40 ارب روپے صوبائی حکومت نے لگائے ہیں اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے 100 ارب لگائے ہیں، بلکہ ڈاکومنٹس میں 40 ارب ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کون رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ کیا یہ صوبائی حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے کہ انضمام کے فوائد عام لوگوں تک نہ پہنچے، یا بیوروکریسی اس میں ہرڈلز کریٹ کر رہی ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ یہ بہت ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا کہ فاٹا کو مرج کیا جائے، انضمام کیا جائے خیبر پختونخوا کے ساتھ. اور یہ پچھلی حکومت کی آخری دنوں میں یہ فیصلہ ہوا اور اس کو یہ اسمبلی سے بھی پاس ہوا. اور یہی فیصلہ ہوا تھا جو کہ سرتاج عزیز کی رپورٹ ہے، اس میں یہی تھا کہ ہر سال فاٹا کو، کیونکہ فاٹا میں ترقی اس لحاظ سے نہیں ہوئی تھی، اور یہ انضمام کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو بھی وہی فوائد ملے جو کہ باقی اضلاع کو مل رہی ہیں، اور ان کی ترقی بھی اسی بنیاد پر ہو. ابھی آپ ادھر دیکھیں تو اسکولوں کی بھی کمی ہے، سڑکوں کی کمی ہے، اسپتالوں کی کمی ہے، وہاں پولیس کا نظام بنانا ہے، جوڈیشل وہ کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو اس کے لیے یہ 100 ارب سالانہ 10 سال کے لیے یہ تجویز دی گئی تھی، جو کہ سب پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو مان لیا تھا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت تھی. ابھی 2 سال گزر گئے ہیں لیکن وہ وسائل نہیں ملے. اس کے لیے یہ تھا کہ NFC میں چاروں صوبے اپنا 3% جو ہے وہ دیں گے فاٹا کے لیے. تو اس پہ ابھی تک NFC کا ایوارڈ بھی نہیں ہوا، اور شاید کچھ صوبے ابھی تک تیار نہیں ہیں اس کے لیے. یہ تو عمران خان کا کام ہے کہ وہ ان صوبوں کو قائل کریں کہ یہ ایک فیصلہ ہے. کیونکہ فاٹا کا جب انضمام ہو رہا تھا تو اکثریت لوگوں، بڑے نوجوانوں کا یہ وہ تھا کہ وہ فاٹا کا انضمام ہو. کچھ روایتی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب اگر یہ ان کو فوائد نہ مل سکے جو کہ ابھی تعطل کا شکار ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پچھلے سال 40 ارب روپے ملے اور اب بھی کچھ ہمیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی. لہٰذا اگر فاٹا میں یہ سارے جو ریفارمز ہیں وہ نہ ہو تو وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ انضمام نہیں ہونا چاہیے ان کو تقویت ملے گی، اور یہ اچھا شگون نہیں ہوگا. ہم نے الیکشن سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو کہ اس مسئلے کو سمجھ سکیں، لیکن بہرحال اب تک کچھ ہمیں اس لحاظ سے پیش رفت نہیں، اور یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں فاٹا ڈسٹرکٹس میں سے. یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں بہت سی جگہوں سے. ابھی تک تو بہت سے جو لوگ بے گھر ہو گئے تھے وہ اب تک اپنے گھروں تک نہیں گئے. تو یہ ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. عمران خان نے ایسے ظاہراً تو 2-3 ٹورز کیے فاٹا کے، لیکن اس کو اس لحاظ سے سنجیدگی سے نہیں لیا. ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوکس کرے تاکہ یہ علاقے آباد ہوں اور خوشحال ہوں. تو اس کا جو ہے ثمرات جو ہیں پورے پاکستان کے لیے ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فاٹا کا یہ حق ہے. فاٹا کو یہ وسائل دینے چاہیے، وسائل ہوں گے تو یہ باقی کام چلیں گے، چاہے پولیس اسٹیشن ہے، چاہے پولیس کا لیویز اور خاص ادار کو پولیس میں ضم کرنا، یہ سب چیزیں، عدالتیں بننا،
सड़कें बनना, अस्पताल, स्कूल, ये सब चीजें, तो ये तब हो सकेंगे जब वसाइल होंगे, और जब वसाइल नहीं होंगे तो ये तो नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हर साल उनको ये वसाइल दिए जाएं ताकि वहां पर तरक्की हो सके। आखिर में आप अपने पार्टी के कारकुनों और खुसूसन नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कैसर शाह साहब, मेरा ख्याल है कि चूंकि 60% से ज्यादा हमारे मुल्क में आज नौजवान हैं, और हम समझते हैं कि उनकी मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और सूबाई हुकूमत, उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी का यही मंशूर है और यही हमारा तकाजा है, और हम ये समझते हैं कि ये हम कर सकते हैं कि हम अपने नौजवानों को रोज़गार दे सके, बाइज़्ज़त रोज़गार दे सके, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें। साथ ही साथ ख़वातीन का भी एक रोल है, वो रोल उनको दे सकें, माइनॉरिटीज़ का ख्याल रख सकें, और जो सूबे कम तर जो सूबे पासमानदा हैं उनको तरक्की दी जा सके। हमारे सूबे के अंदर हम समझते हैं कि मुख्तलिफ इलाके, रीजन्स हैं, उनमें भी वसाइल की तकसीम पूरी तरह होना चाहिए। हमारे पोटेंशियल जो हैं, चाहे वो मिनरल्स में है, हमारे ऑयल एंड गैस में, जितने भी हैं, उसको इस्तेमाल करके सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। हम ये भी समझते हैं कि हमारे लोग जो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं और ज़र मुबादला कमा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी आवाज़ भी उनके लिए भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो तब जाके पाकिस्तान एक फलाई मुमलिकत बन सकेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक फलाई मुमलिकत हो। हम चाहते हैं कि सूबों को अपना हक मिले। हम चाहते हैं कि वो इलाके जो गरीब हैं, जो पासमानदा हैं, उसको तरक्की मिल सके, और साथ ही साथ हम यकजहती का मुजाहरा करते हुए चारों सूबे, चारों इकाइयाँ पाकिस्तान को मुस्तकबिल में एक मजबूत मजबूत मुल्क बना सकें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भी दवर पैदा। ये थे हमारे साथ कौमी वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती टाइम निकाल के हमें वक्त दिया। हम आपके बहुत ज्यादा मशकूर है, और इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में हम कौमी वतन पार्टी के और कायदीन से भी ये सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी मेहनत की, और मैं समझता हूँ कि, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँची होगी, हमारे भाइयों के तक, हमारी बहनों तक, हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवानों तक ये आवाज़ पहुँची होगी। और अगर उनके कुछ वो हैं सवालात हैं, तो ज़रूर हम आइंदा भी ऐसे नशिस्तें करेंगे तो उनके सवालात का भी जवाब दे सकेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत